नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आज मैं एक आप सभी के ही कहने पे नया पाठ लेकर के आया हूं और ये पाठ सभी को सभी जगह पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। क्यों? क्योंकि पाठ ही कुछ ऐसा है जिसका नाम है अनुवाद। अब आपको पता है कि अनुवाद करते समय हमें बहुत चीजों की ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विभक्ति। विभक्ति आपको ध्यान में रखना है। लकार, लकार भी आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रत्ययों का भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनको जानना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए है जो अनुवाद नामक पाठ होता है ना, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है और ये आपके पेपर में हमेशा आता है। कम से कम 5 नंबर तो आएगा ही। और आपका अनुवाद सही है तो आप पत्र लेखन भी अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि वही आपको विभक्ति इत्यादि क्लियर है। आप कहीं एक सेंटेंस में आंसर लिखने को आ रहा है, वहां भी सही करेंगे। लकार का परिवर्तन आ गया तो भाई अनुवाद वाला आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको लकार की जानकारी अच्छी है। तो इनडायरेक्टली ये पाठ बहुत जगहों पे आपको हेल्प करता है। इसलिए इस पाठ को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और ये बहुत ही वेटेज रखता है। एक बार लिख दिया ना, 5 सेंटेंस सही कर दिए तो 5 नंबर लेकर के कोई नहीं जा सकता आपसे। तो चलिए इस पाठ को देखते हैं। अनुवाद करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए उनको देखते हैं। अनुवाद के कुछ ध्यातव्य पॉइंट्स हैं, उन्हें देखते हैं और उसके बाद हम कुछ अनुवाद के और भी क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और फिर कुछ उदाहरण करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अनुवाद के। ठीक है, तो चलिए भाई आप लोगों के लिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बिना ज्यादा बात किए हुए एक क्लास ऐसे क्या है, ध्यातव्य क्या है, ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या। तो कर्ता, क्रिया तथा कर्म की पहचान। अनुवाद आप जब करने चाह रहे हैं, जो आपके सामने सेंटेंस आया हुआ है उस वाक्य को पढ़िए और पहले ही पहचान लीजिए कि यहाँ कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया कौन सी है। ये 3 चीज हो गए तो आप देखिए आपका पूरा सेंटेंस अच्छे से फॉर्मेशन में आ जाता है। बाकी इधर उधर की जो चीजें हैं, अव्यय इत्यादि हैं, उन्हें आप यथास्थान रखने लगेंगे। तो कर्ता क्या है, अब कर्ता के अनुसार क्रिया लग जाएगी। कर्म जो है, कर्म की द्वितीय विभक्ति लगा देंगे आप। तो इससे क्या हुआ, आपका एक छोटा सा सेंटेंस अच्छे से फॉर्मेट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट यही है कि विशेषण और विशेष्य का अवधान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भाई विशेषण और विशेष्य जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत भी बुरे भी हैं। जो जितना अच्छा होता है वो उतना ही बुरा है। कैसे? तो आपको पता है कि विशेषण और विशेष्य की 3 चीजें आपस में समान होती हैं। उनकी विभक्तियां, उनके वचन और उनके लिंग। और आपने कहीं भी जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग का विशेष्य होगा, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का क्या होगा, विशेषण भी होगा। और गलती से हल्का भी इधर उधर कर दिया आपने, आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखने में तो विशेषण क्या होता है, आपकी अच्छाई बताने के लिए आया है, और गलती से हमने भी इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे लिए बुरे साबित हो जाएंगे। हमारा अगर अनुवाद है तो अनुवाद पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप जब भी अनुवाद करेंगे तो इस बात को अवश्य में ध्यान में रखेंगे कि अगर विशेषण है तो वो किस चीज का विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, और उस विशेष्य की जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होंगे उस अनुसार आप इन्हें फिलअप करेंगे। चलिए आगे क्या है, उचित अव्यय का प्रयोग। हाँ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि उचित अव्ययों का प्रयोग कीजिए। अव्यय हैं जो विभिन्न हैं और विभिन्न अर्थों में प्रयोग में आते हैं। जैसे एक अव्यय है इव, उसका अर्थ होता है उसके जैसा, सदृश के लिए, और इव के जगह पर आपने एव का प्रयोग कर दिया तो एव का अर्थ होता है ही, निश्चय के लिए। क्या होगा, आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। इसलिए बच्चों जब भी आप अनुवाद करेंगे तो अव्ययों का भी ध्यान रखेंगे कि कौन से अव्यय का कहां प्रयोग करना है, किस अर्थ में कौन सा अव्यय आता है। और अगला जो पॉइंट है, यह तो अनुवाद के रीढ़ की हड्डी है। जैसे मनुष्य को खड़ा रहने के लिए उसके रीढ़ की हड्डी का सही होना अनिवार्य है, ऐसे ही अनुवाद करने के लिए यह जो अगला पॉइंट है यह सबसे ज्यादा ही अनिवार्य है।
आप इसको चाहे तो VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी कहना हो वो कह सकते हैं। वो क्या है? कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति का उचित प्रयोग। आपको कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियां, इन सब का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कारक जो है वो कहाँ पे प्रयोग में कैसे आएगा, विभक्तियां किस कारक को बताने के लिए आती हैं, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ क्या ध्यान में रखेंगे कि भाई अगर उपपद विभक्ति है तो किस तरह से है। जैसे बहुत सारे पद हैं, अगर आपने विभक्तियां नहीं देखी हैं तो आप विभक्ति वाला वीडियोस 3 वीडियो बनाया था, एक में कारक बताया था और 2 में विभक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो आप जरूर उन्हें देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आगे आपके सारे परीक्षाओं में उपयोग में आने वाले हैं। तो इस तथ्य को आप लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है भाई? यथास्थान संधि युक्त तथा समास युक्त शब्दों का प्रयोग। यथास्थान जगह जगह पर आपको क्या करना चाहिए? कुछ संधि वाले पद भी जोड़ देने चाहिए और क्या करना चाहिए? कुछ समास युक्त पद भी जोड़ देने चाहिए। सरल सरल, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो अनिवार्य नहीं है करना, तथापि अगर आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इनको जरूर कीजिए। इससे आपका वाक्य जो है और सुंदर दिखने लगता है और अच्छा लगेगा। टीचर आपसे इंप्रेस हो सकता है, सामने वाला जो कोई भी आपका वाक्य देख रहा है या पढ़ रहा है उससे वो इंप्रेस होगा। साथ ही साथ उसको ये भी पता चलेगा आपके अनुवाद से कि आपको संधि आती है, आपको समास आता है, तो क्या होगा, उससे आपके पेपर में नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेपर में ही नहीं, सामने वाले पे आप इंप्रेशन भी जमाते हैं, और इंप्रेशन जमाना बहुत अच्छी बात होती है। इंप्रेशन हो जाने पर कहीं एक छोटी मोटी गलती भी होगी तो ठीक, चल भाई संधि समास तो जानता है ना। इसलिए आप क्या कीजिए, यथास्थान, ये नहीं कि हर जगह टफ टफ संधियां जोड़ के समास जोड़ के आपने बनाना शुरू कर दिया, तो ये भी निगेटिव है। लेकिन जहां जरूरी हो वहां आप जरूर प्रयोग कीजिए, ठीक है। हाँ, इतना कर लिए हैं तो अब चलिए, अब आप क्या करेंगे, इन अनुवादों को करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कुछ विषय हैं, पुरुष का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। पुरुष ज्ञान, पुरुष ज्ञान क्या है भाई? पुरुष का ज्ञान इस प्रकार से है कि 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं और 3 ही वचन है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, 3 पुरुष हैं और 3 ही वचन है। प्रत्येक पुरुष का तीनों वचन बनेगा। तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तो हो गया इसके वचन। अब सबके 3 वचन भी बनेंगे, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें पता है कि प्रथम पुरुष में किसका प्रयोग आता है? कोई भी नाम या अन्य जितने भी सर्वनाम पद हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? युष्मद शब्द को छोड़ करके और अस्मद शब्द को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम पद हैं या इस धरती पर जितने भी नाम हैं, जो कुछ भी है वो सब कहाँ आ जाएंगे? एक्सेप्ट दीज 2, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी अंडर द सन जितने भी नाम हैं, जितने नाम हैं और जितने भी सर्वनाम पद हैं वो सब कहाँ आ जाते हैं? प्रथम पुरुष में चले आते हैं, और इन सब का भी वचन बनता है। अब इसका भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। युष्मद का भी कैसे बनता है? त्वम, युवाम, यूयम। अस्मद का अहम, अहम, आवाम, वयम।
ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, ज्यादा आपको बातें नहीं करनी है। आपको इतना याद रखना है कि जब आप लकार पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि धातु रूपों में भी रूप जो है वो तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में चलते हैं। तो सेम आपको संबंध याद रखना है। प्रथम पुरुष एक वचन का जो शब्द रूप होगा वो प्रथम पुरुष एक वचन के धातु रूप के साथ प्रयोग में आएगा, द्विवचन का द्विवचन के साथ, बहुवचन का बहुवचन के साथ। त्वम के साथ हमेशा पठसी लिखसी सी का प्रयोग होगा, यूएम के साथ थ का प्रयोग होगा, और युवाम के साथ थ का प्रयोग होगा, और यूएम के साथ थ का। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। पठति पठतः पठन्ति, क्या कहेंगे, सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति। त्वं पठसि यूयम युवाम पठथः यूयम पठथ। अहम पठामि आवाम पठावः, और हम सब वयम पठामः। तो ये था कि आपको पुरुष और वचन और पुरुष वचन का संबंध याद रखना है। ध्यान से प्रयोग कीजिएगा, गलतियां होने की संभावना होती है। जैसे अहम गच्छति बोल दिया तो ये तो भाई गलती है, मैं जाता हूं, और फ्लो में हमने लिख दिया अरे गच्छति आता है ना यार, हाँ अहम गच्छति, क्या हुआ, ये गलत है ना। आपको लिखना क्या था, अहम गच्छामि। या त्वम, त्वम के साथ बोल देंगे आप, त्वम गच्छति, तुम जाते हो, तो ये तो गलत है भाई। त्वम के साथ किस पुरुष का है, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का कर्ता है। हमें पता है कि कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। तो त्वम गच्छसि बोलेंगे ना कि गच्छति। तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा, इसी के साथ आगे देखते हैं। आप जब करेंगे अनुवाद तो कारक को अत्यंत अनिवार्य रूप से ध्यान में रखिएगा। बहुत बार मैं इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि कारक है क्या, तो आपके वाक्यों को शुद्ध करता है। वस्तुतः कारक का यही मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं, एक सेंटेंस अगर बोल रहे हैं तो वो शुद्ध प्रयोग में आए। तो कारक का यही काम है। और अनुवाद में क्या करना है, तो आपको एक शुद्ध वाक्य हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको संस्कृत के वाक्य में शुद्ध रूप से लिखना है। तो आपको कारक का ज्ञान नहीं है तो अशुद्ध लिखेंगे, इसलिए कारक का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। तो हमें पता ही है कारकों का क्या है, कर्ता कारक, इसको बताने के लिए प्रथमा विभक्तियां लगती है। प्रथमा विभक्ति कर्म, कर्म की सामान्यतः द्वितीया, करण, करण की तृतीया, संप्रदान। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य जाकर के, एक मैंने लकार का प्लेलिस्ट बनाया था उसको देख लीजिए। लकार, पांचों लकार पढ़ाए हुआ है, और एक बार विभक्ति वाले 3 जो लेक्चर है उसे अवश्य देख लीजिएगा। संप्रदान, संप्रदान की होती है चतुर्थी, अपादान इसकी होगी पंचमी, संबंध, संबंध की होगी षष्ठी, और हो गई आपका क्या हो गया, अधिकरण। देखिए इसको याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क किस लिए कर रहा हूं कि संबंध जो है वो संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, तथापि संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति आती है। अब अगला कारक जो है वो अधिकरण है, अधिकरण, और इसके लिए हम प्रयोग में कर लाते हैं किस विभक्ति को, सप्तमी विभक्ति को। ये तो कारक का रूल हो गया। तथापि इनसे हटके भी कुछ ऐसे रूल होंगे जहां आपको लगेगा कि अन्य विभक्तियां हो सकती थी किंतु वो नहीं होती हैं। क्या हो जाता है, कोई पद उसके साथ पढ़ दिया जाता है और उस पद के कारण अन्य विभक्तियां लगने लगती हैं, जिसी के वजह से, इसी वजह से उनको क्या नाम दिया गया है, उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्तियां भी आप अच्छे से जान लीजिए, और नहीं जाने हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार वो वीडियोज आप जरूर देख लीजिएगा, वहां विभक्तियां कारक क्लियर है। चलिए अब भाई आपके अनुवाद को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्यूशन करेंगे, इनका सॉल्व करेंगे इनको, और जब सॉल्व करेंगे तो अन्य नियमों को भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मोहन जाता है।
मोहन जाता है। चलिए आप बताइए यहाँ कर्ता कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते ही वीडियो कमेंट बॉक्स में पहले लिखिएगा इस वाक्य में यहाँ लकार कौन सा है और यहाँ कर्ता कौन सा है, दोनों चीज लिखिएगा। चलिए मैं बताता हूं, कर्ता हो गया मोहन और लकार हो गया लट। तो हम अब हमें पता है कि यह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए क्या लिखेंगे इसे, मोहनः मोहनः गच्छति। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है। मोहनः गच्छति। अब है वे सब श्लोक सुनते हैं। वे सब, वे अब क्या हो गया भाई, ये बहुवचन का कर्ता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसका जो क्रियापद होगा वो भी बहुवचन का होगा। वे सब की संस्कृत होती है ते। अब सुन क्या रहे हैं भाई, कर्म क्या है, तो श्लोक। हमें पता है कर्म की कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो ते श्लोकम। अब श्रु धातु का रूप शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, तो क्या हो जाएगा, ते श्लोकम शृण्वन्ति। चलिए आगे देखते हैं। तुम दोनों काम करते हो। तुम दोनों, यह किस पुरुष का करता है, तो त्वम वाले का। तुम दोनों, तुम युवाम, क्या बोलेंगे, युवाम। और युवाम बोलते ही हमें पता चल गया कि यह मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। अब मध्यम पुरुष द्विवचन है तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब कैसे ध्यान रखेंगे भाई, युवाम कार्यम, कार्य को क्या कहते हैं, कार्यम। अब रूप चला के देखेंगे, करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः, क्या बनेगा, युवाम कार्यम कुरुथः। चले आगे क्या दिया है, वे दोनों किताब दें। वे दोनों, दो दिया है इसलिए द्विवचन, और वे दोनों कहां का होगा, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का। वे दोनों, तो सह के बाद आता है द्विवचन तऊ। वे दोनों दें भाई, ठीक है, दें। दें क्या, किताब। किताब की संस्कृत पुस्तकम। तऊ पुस्तकम, ददाती बनता है देने को, और दें, आप क्या कर रहे हैं इन्हें, बताइए क्या हो रहा है, इन्हें आज्ञा दिया जा रहा है कि आप दोनों किताब दें। तो यहां लोट लकार का प्रयोग, लोट लकार में ददातु दत्ताम, क्या बनेगा, तौ पुस्तकम दत्ताम। अब है मैं कविता लिखूंगा। मैं, अहम, यह किस पुरुष का कर्ता हो गया, प्रथम पुरुष का हुआ, मध्यम पुरुष का हुआ, या उत्तम पुरुष का, किस पुरुष का, तो यह हो गया उत्तम पुरुष का कर्ता। तो अब हम लिखेंगे अहम, क्या लिखूंगा भाई, तो कविता। तो जो लिख रहे हैं वो कर्म हो गया, कविताम। अहम कविताम लिखूंगा, ये किस टेंस को दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस को। और फ्यूचर टेंस को अर्थात भविष्य काल को बताने के लिए कौन सा लकार आता है, लृट लकार। तो क्या लिखेंगे, अहम कविताम लेखिष्यामि। अहम कविताम लेखिष्यामि। अब देखिए भाई साहब, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका लट लकार बनता है लिखति, लोट लकार बनता है लिखतु, भूतकाल बनता है क्या, अलिखत, इसका विधिलिंग बनता है लिखित। लेकिन जब आप इसका ऋट लकार बनाते हैं भविष्यत काल, तो यह थोड़ा सा विशेष हो जाता है। क्या होगा, लेखिष्यति बनता है, रूप चलेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस क्या भाई, केशव पत्र भेजता है। केशव पत्र भेजता है, कौन भेज रहा है भाई,
केशव, तो केशव क्या हो गया, कर्ता। केशव भेज क्या रहा है भाई, पत्र को, तो पत्रम। अब भेजने की संस्कृत क्या होती है, प्रेषण करना, प्रेषयति। केशव पत्रम प्रेषयति, क्या हो गया संस्कृत, अनुवाद करेंगे तो केशव पत्रम प्रेषयति। चलिए, गीता नाचती है, गीता, गीता नाचने की संस्कृत क्या होती है, नृत्यति, गीता नृत्यति। चलिए आगे देखते हैं, बच्चा सीढ़ी से गिरता है, एक बच्चा उतर रहा था सीढ़ी से, टपाक गिर गया, ढप। अब जब गिरेगा भाई तो लगेगी उसको, चिल्ला रहा होगा। तथापि अब हमें तो भाई उस बच्चे को सुलाने नहीं जाना, हमें क्या देखना है, हमें तो अनुवाद बनाना है। तो अनुवाद में क्या होगा भाई, गिरना कहीं से अलग हो रहा है, जहां से अलग होता है वहां पे अपादान कारक, और अपादान कारक की कौन सी विभक्ति, पंचमी। गिर कौन रहा है, बच्चा, कह सकते हैं बालकः या शिशु, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं बालकः लिख रहा हूँ, ऑब्लिक शिशु भी लिख दे रहा हूँ, शिशु, बच्चा गिर रहा है तो शिशु भी सही, बहुत सही रहेगा। शिशु कहां से गिर रहा है, सीढ़ी से, सीढ़ी की संस्कृत होती है सोपान, तो हम कह देंगे शिशु, और सोपान से तो सोपानात, शिशु सोपानात, यहाँ पंचमी हो गई, सोपानात क्या हो रहा है, पतति। चलिए, इसलिए देखिए यहां क्या था, सीढ़ी से, कारक का ज्ञान नहीं होता तो तृतीय विभक्ति लगा देते, कर्ता ने कर्म को करण से, अरे अरे लगाओ तृतीय। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है कि से जो है वो के द्वारा साधन के लिए है, और अपादान में जो से है वो अलगाव पृथक के लिए है। चलिए आगे क्या है, कल सुमित्रा कहाँ थी, कल सुमित्रा कहाँ थी, कल बीते हुए कल, तो बीते हुए कल को देखिए थी के द्वारा पता चल गया कि बीते हुए कल के बारे में, तो बीते हुए कल की संस्कृत होती है यह, यह। कौन कहाँ थी भाई, सुमित्रा, यह सुमित्रा कहाँ, हाँ कहाँ, कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, क्या लिखेंगे, कुत्र। और थी आसीत, है अस्ति, और थी आसीत होगी भविष्यति, तो क्या कहेंगे, यह सुमित्रा कुत्र आसीत, आसीत, और इसके बाद एक आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, काम आपका खत्म। यह मीन्स कल, बीते हुआ कल, श्वः मीन्स आने वाला कल, अद्य मीन्स आज, अद्य यह श्वः, तीन चीजें होती हैं, आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, तुम सब गेंद से खेलते हो, तुम सब, ये बताइए भाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहाँ का, किस पुरुष का करता है, तुम सब। तो अगर हम एनालिसिस करें, देखें तो लगता है तुम सब भाई ये तो मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है यार, हाँ तो एकदम सही। अगर आप ये कमेंट में लिखेंगे तो मेरे तरफ से जाएगा एकदम लाइक वाला, और कमेंट में लिखूंगा बहुत सही, तो आपको बहुत सही सुनना है तो क्या बताना पड़ेगा कि ये कहाँ का था। चलिए, तो तुम सब यूयम, गेंद से खेलते हो। अब देखिए गेंद की संस्कृत क्या होती है ये जानना है, तो मैं एक सीरीज लाया हूं डेली आप सभी को लिए। मैं एक नया संस्कृत का शब्द बताता हूं, एक शॉर्ट होता है, मे बी 30 सेकेंड्स के वीडियोज होते हैं, उन्हें आप जरूर देखा कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी वोकैब बढ़ेगी, वोकेबुलरी बढ़ेगी। डेली मैं एक नया संस्कृत का शब्द बताता हूं, और उसमें मैं ये बता चुका हूं गेंद से, गेंद किसे कहते हैं, और गेंद की संस्कृत पता होती तो आप क्या करते, तुरंत उसकी तृतीया विभक्ति लगाए। क्यों, क्योंकि साधन की तृतीया विभक्ति है, और यहाँ खेल रहे हैं, और खेलने का साधन क्या है, तृतीया, ये गेंद। तो यूयम, देखिए वैसे आप जरूर देखिए वो शॉर्ट्स, बहुत ही फायदेमंद होंगे आपके। चलिए, तो यूयम कंदुके न, कंदुकम होता है गेंद की संस्कृत, उसकी तृतीया विभक्ति करेंगे कंदुके न, यूयम कंदुके न क्रीडथ, क्रीडसि क्रीडथः
क्रीडथ। चलिए अगला सेंटेंस क्या है भाई, कल सोमेश गांव जाएगा। कल, अभी मैं बताया था दो कल होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो कल जाएगा जब कहेंगे तो क्या बोलेंगे आप, श्वः, और बीते हुए कल के लिए ह्यः। कल तो श्वः, जा कौन रहा है भाई, सोमेशः, सोमेशः। और जाना कहाँ है, जाने का कर्म क्या है, कहाँ जाएगा, गांव। तो स्वः सोमेशः ग्रामम, कर्म हो जाएगा ग्रामम, कर्म पद की द्वितीय विभक्ति ग्रामम। और अब यह फ्यूचर की बात हो गई, कल की बात हो गई, तो क्या कहेंगे, गमिष्यति। श्वः सोमेशः ग्रामम गमिष्यति। चलिए ये भी हो गया। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगले भी कुछ वाक्य हैं, क्या है, रमेश मोहन के साथ पढ़े। रमेश जो है वो मोहन के साथ पढ़े। रमेश पढ़े किसके साथ, मोहन के साथ। तो अगर आप लोग कारक वाली वीडियो देखे होंगे या कारक को अच्छे से जानते होंगे तो हमें पता है साथ के लिए सह का प्रयोग किया जाता है, और सह के योग में कौन सी व्यक्ति, तृतीया। पढ़े कौन भाई, रमेश को पढ़ना चाहिए, रमेशः पठेत, रमेश पढ़े, रमेशः किसके साथ, मोहन के साथ, मोहनेन। रमेशः मोहनेन सह पठेत। पढ़े या पठतु या पठेत दोनों भी कह सकते हैं हम। पठतु हो गया पढ़ो या पढ़े, और पठेत मीन्स पढ़ना चाहिए। आप वस्तुतः पठतु लिखिए, लेकिन पठेत भी कहते हैं, तो उसको पढ़े मोहन ऐसे पढ़ना चाहिए सेंस में ले रहे हैं, तो पठेत। और पढ़े पठतु वाले आज्ञा वाले में तो पठतु। चलिए अगला ये सेंटेंस है, वह कविता लिखती है। वह कविता लिखती है। अब वह की संस्कृत हमें देखनी है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ लिंग क्या है, वह तो सा। लिखता है होता तो लिख, ये हो जाता पुल्लिंग लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सा। लिख क्या रही हैं भाई साहब, तो ये लिख रही हैं कविता, तो सा कविताम लिखती। सा कविताम लिखती। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, छात्र विद्यालय जाता है। जा कौन रहा है, छात्र, तो छात्र छात्र। जा कहाँ रहा है भाई, कर्म क्या है उसका, तो विद्यालय, तो विद्यालय की हो जाएगी द्वितीय विभक्ति विद्यालयम। छात्र विद्यालयम गच्छति। वह परिश्रम करता है। वह परिश्रम करता है। सह मीन्स वह, सह क्या कर रहा है भाई, परिश्रम, तो परिश्रमम। सह परिश्रमं करोति। चलिए आगे है, पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ, किसके साथ, पिता के साथ। जा कौन रहा है, तो पुत्र, तो पुत्रः किसके साथ जा रहा है भाई, जा कौन रहा है बेसिकली, तो पुत्र जा रहा है। और किसके साथ जा रहा है, तो पिता के साथ। तो जनकेन सह पुत्रः जनकेन सह गच्छति। और यही कहने से कि पिताजी जा रहे हैं और साथ में कौन जा रहा है, पुत्र। तो ये भी अब बना सकते थे, उल्टा थोड़ा सा हो जाता कि पिता पुत्रेण सह गच्छति, ये भी बनता। जब क्या होता, पिता प्रधान होते, अर्थात पिता
पुत्र को अपने साथ लेकर के जा रहे होते तो प्रधान कौन हो जाता, जा कौन रहा था मेन, तो पिताजी जा रहे थे, और उनके साथ कौन जा रहा है, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, जो प्रधान होता है उसकी तृतीया विभक्ति लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहन मंदिर गया था, याद रखिए मोहन मंदिर गया था, लकार ध्यान रखिएगा कौन सा लकार है, तो लंग लकार का यहां पे रूप बनेगा। मोहनः मोहनः मंदिरम अगमत या अगच्छत, अगच्छत, मोहनः मंदिरम अगच्छत। अब है बालक अपना कार्य करते हैं, यहां हैं के द्वारा क्या पता चला है, बहुवचन है, तो बालकाः अपने काम की संस्कृत क्या होती है, स्वकार्यम, बालकाः स्वकार्यम करते हैं। अब इसका रूप चलाइए, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, बालकाः स्वकार्यम कुर्वन्ति। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं। पाठशाला के दोनों ओर बगीचा है, पाठशाला के दोनों ओर बगीचा है। अब देखिए आप लोगों को जब विभक्ति वाला पाठ में बता रहा था तो उपपद विभक्ति की जब चर्चा हो रही थी तो बताया था कि दोनों ओर की संस्कृत होती है उभयतः, और उभयतः पद के योग में विभक्ति लगती है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो हम कहेंगे क्या, और जिसके दोनों ओर है, तो किसके दोनों ओर, पाठशाला के दोनों ओर, तो पाठशाला की द्वितीय, पाठशालाम उभयतः वाटिका अस्ति। क्या लिखेंगे, पाठशालाम उभयतः दोनों ओर क्या है भाई, वाटिका, बगीचा, वाटिका अस्ति। तो ये क्या हुआ, उपपद विभक्ति का था। तो आप लोग जब भी उपपद विभक्तियों को ऐसे आ जाएं तो उन्हें अवश्य एकदम सावधानी पूर्वक वाक्य का अनुवाद कीजिएगा। चलिए अगला वाक्य है, हे छात्रों तुम सब सदा सत्य बोलो, हे छात्रों तुम सब सदा सत्य बोलो। अब हे छात्रों ये क्या है, संबोधन है। हे छात्राः, हे छात्राः तुम सब यूयम, सदा को क्या कहते हैं, सदा भी कहिए सर्वदा भी कहिए, तो सर्वदा लिख रहा हूं मैं, सर्वदा क्या करना है भाई, सत्य बोलना है, तो सत्यम, बोलो, आज्ञा दिया जा रहा है हमेशा सत्य बोलो। तो वदतु रूप चलाते हैं, वदतु, वदताम, वदंतु, ये हो गया प्रथम पुरुष के तीनों वचन। अब मध्यम पुरुष, वद, वदतम, वदत, यूयम वदत। तो क्या कहेंगे, हे छात्राः यूयम सर्वदा सत्यम वदत, तुम सब हमेशा सत्य बोलो। अगला सेंटेंस क्या है, वह कथा लिखता है, वह कथा लिखता है। लिखने का कर्म है, यहाँ पे कार्य चल रहा है, क्रिया है, उसका कर्म कौन है, तो कथा। तो सह कथाम लिखति, सह कथाम लिखति। क्लियर है। चलिए तो इस तरह हमने अनुवाद को देखा, उसके विभिन्न तथ्यों को देखा। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग जब भी अनुवाद कीजिएगा तो कृपया विभक्ति और लकार को अवश्य क्लियर कीजिएगा और कुछ प्रत्ययों का भी ज्ञान अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले करने से पहले आप सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा और सेंटेंस को पूरा पढ़ के 2-3 बातों को ध्यान रखिएगा। सामान्यतः यहाँ किस किस विभक्ति की चर्चाएं हो रही हैं भाई, सेंटेंस देखते पता चल गया। लकार कौन सा है और यहाँ पर कोई उपपद विभक्ति वाला टर्म दिखाई दे रहा है क्या,
उपपद विभक्ति वाला टर्म हो तो उसको भी आप अंडरलाइन करके ध्यान रख लीजिएगा। अनुवाद के समय पे उस विभक्ति का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ यह किस लकार का सेंटेंस है यह भी महत्वपूर्ण है। तो इन कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद कीजिएगा। आगे आप सभी को कौन सा विषय पढ़ना है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 24/7 कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है ताकि आप लोग बताते रहें कि आप लोग कौन सा विषय चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, और मैं वादा करता हूं कि उस टॉपिक को अवश्य पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोज अच्छे लगे ना तो अपने दोस्तों के पास भेजिए, ले भाई तू भी क्या नाम रखेगा, तू भी क्या याद रखेगा कि अरे सर का वीडियो था 1 नंबर। तो जरूर भेजिए और पढ़ने में आप लोग एक दूसरे की सहायता करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।